दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी 10 रहस्यमय चीजें दिखाएंगे बल्कि एक मैसेज है जो रॉक के अंदर लिखा गया है। हम वहां थे और हम फिर आएंगे। साइंस इस बात को रिजेक्ट करती है और कहती है कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता जो जायंट्स के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करे। लेकिन जब तुम उस जगह खड़े होते हो, जब तुम देखते हो वो एक आदमी के पैर जैसे मार्क्स, तो तुम्हारे अंदर एक ही सवाल आता है, अगर ये नेचुरल है तो इतना परफेक्ट कैसे? और अगर ये ह्यूमन है तो वो इंसान कौन है जो 30 फीट लंबा था? नंबर 2, द अबीडोस कार्विंग्स। इजिप्ट के अबीडोस नाम के एक प्राचीन शहर में स्थित एक टेम्पल ऑफ सेटी वन। ये टेम्पल 3000 BCE के आसपास का माना जाता है और यहाँ की दीवारों पर लिखे हायरोग्लिफ्स दुनिया भर के रिसर्चर्स के लिए एक पहेली बन चुके हैं। एक सेक्शन ऐसा है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ के कार्विंग किसी भी प्राचीन चीज जैसे नहीं लगते, बल्कि जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तस्वीर है। टेम्पल के एक कॉलम के ऊपर बनी कार्विंग्स में कुछ ऐसे शेप जैसे एक हेलीकॉप्टर जैसा, एक सबमरीन जैसा, एक होवर्क्राफ्ट जैसा और एक फाइटर जेट जैसा डिजाइन। जब पहली बार ये कार्विंग्स 20वीं सेंचुरी में डिस्कवर हुई तो रिसर्चर्स लिटरली शॉक हो गए, क्योंकि इजिप्ट के लोग 4000 साल पहले हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट कैसे जानते थे। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये एक प्रूफ है कि एंशिएंट इजिप्ट में एडवांस बीइंग्स आए जो ह्यूमन सिविलाइजेशन को नॉलेज और टेक्नोलॉजी देते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये गॉड्स एक्चुअली एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स थे जिन्हें इजिप्शियंस ने डिवाइन बीइंग्स समझा। उन्होंने उन्हें फ्लाइंग क्राफ्ट्स और मशीन्स को कार्विंग्स में इमॉर्टल कर दिया ताकि उनके हेवनली विजिटर्स को याद रखा जा सके। सेटी वन एक विजनरी फारो था। उसने अपने टेम्पल में क्रिएशन और आफ्टर लाइफ दोनों को डिपिक्ट किया था। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि वो स्काई बोर्ड्स या सेलेस्टियल मशीन्स का जिक्र करता था जो देवताओं को आसमान में ले जाती थी। हो सकता है ये कार्विंग्स उन्हीं स्काई बोर्ड्स का आर्टिस्टिक डिपिक्शन हो जो आज के हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन सवाल वही है, ये डिपिक्शन इतना मैकेनिकली एक्यूरेट कैसे हुआ? क्या उन्होंने अपने इमेजिनेशन से बनाया या फिर उन्होंने कुछ देखा था जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए? नंबर 3, द रोमन डोडेकाहेड्रॉन्स।
मैथमेटिक्स सब कुछ था। ऐसे लोग अगर किसी चीज का यूज करते थे तो उसके बारे में लिखना उनकी आदत थी। और जब 18वीं सेंचुरी में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने पहला डोडेकाहेड्रॉन ढूंढा, तब से लेकर आज तक 200 से ज्यादा डोडेकाहेड्रॉन्स मिल चुके हैं, पर इनका मतलब अभी भी जीरो। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ये एक एंशिएंट कैंडल होल्डर है जिसमें छोटे होल से लाइट निकलती थी। लेकिन अगर ये कैंडल होल्डर था तो सब डोडेकाहेड्रॉन्स में सुर्ख काला धुआं के मार्क्स क्यों नहीं मिले? कुछ रिसर्चर्स ने कंप्यूटर मॉडल बना के प्रूव करने की कोशिश की कि अगर तुम एक डोडेकाहेड्रॉन को लाइट के सामने रखो तो कुछ होल्स से सनलाइट एक स्पेसिफिक डेट और टाइम पर पास होती है। मतलब ये शायद एक सीजन कैलकुलेटर भी हो सकता है एग्रीकल्चर या फेस्टिवल्स के लिए। क्या ये एक टॉय था या एक वेपन टूल या एक स्पिरिचुअल सिंबल या कुछ ऐसा जो इंसान समझने के लिए अभी तैयार ही नहीं है? आज भी म्यूजियम्स में क्लास केसेस में रखे ये डोडेकाहेड्रॉन्स साइंटिस्ट्स और विजिटर्स दोनों को एक ही बात सोचने पर मजबूर कर देते हैं। रोमन्स जैसे लोग जो हर चीज लिखकर जाते थे, उन्होंने इस चीज का जिक्र क्यों नहीं किया? शायद ये कुछ ऐसा था जिसे लिखना अलाउड ही नहीं था। नंबर 4, दी शिगर आइडल। साइबेरिया के डेंस फॉरेस्ट के बीच एक दिन माइनर्स एक पीट वॉक यानी कीचड़ जैसी मिट्टी में डिगिंग कर रहे थे। उन्हें कुछ अजीब सा लगा। एक पुरानी लंबी सी लकड़ी का टुकड़ा जिसमें कुछ स्ट्रेंज मार्किंग्स बने हुए थे। उन्होंने समझा कि ये कोई पुराना पिलर होगा, लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट आए तो सबकी सांसें थम गई। वो पिलर असल में था दी शिगर आइडल, एक 3 मीटर लंबी वुडन स्टैच्यू जिसे बनाया गया था 10,000 बीसी में, यानी कि इजिप्शियन पिरामिड से भी 7,000 साल पुराना। साल था 1890। जगह थी शिगर पीट को यूराल माउंटेन्स के पास रूस। यहाँ के लोग गोल्ड के लिए डिगिंग कर रहे थे, लेकिन उन्हें मिला एक ऐसा खजाना जिससे पूरी आर्कियोलॉजी हिल गई। वुडन आइडल को पीट बोक ने ऑक्सीजन से बचा कर रखा था, इसलिए वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बाद भी परफेक्टली प्रिजर्व थे। लेकिन उस पर बने पैटर्न्स एंड फेसेस वो किसी प्रिमिटिव इंसान के नहीं लगते थे। जब स्टैच्यू को साफ किया गया, एक्सपर्ट्स ने देखा कि इसके ऊपर मल्टीपल ह्यूमन फेसेस बने हुए हैं, एक के ऊपर एक स्टैक्ड फॉर्म में। हर फेस का एक्सप्रेशन अलग था, कुछ एंग्री, कुछ पीसफुल, कुछ ब्लैंक। और इन फेसेस के बीच में ज्योमेट्रिकल कार्विंग्स, जिगजैग लाइंस और सिंबल्स बने हुए थे। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये कार्विंग्स एक लैंग्वेज है, एक कोड जिससे प्रीहिस्टोरिक लोग अपने बिलीफ, गॉड्स और वर्ल्ड व्यूज एक्सप्रेस करते थे। पहले लोगों ने सोचा ये तो 3 से 4,000 साल पुराना होगा, लेकिन जब कार्बन डेटिंग हुई तो रिजल्ट ने सबको हिला दिया। ऑलमोस्ट 12,000 ईयर्स हो, यानी कि स्टोन एज के रूप में आया। जब इंसान अभी एग्रीकल्चर सीख रहे थे, क्या ये सिविलाइजेशन इससे ज्यादा इंटेलिजेंट थी? शिगर आइडल ने एक सवाल दुनिया के सामने रखा। अगर 12,000 साल पहले के लोग इतने आर्टिस्टिक और सिंबॉलिक थे, तो क्या हम उन्हें प्रिमिटिव कह सकते हैं? या फिर वो किसी ऐसी नॉलेज सिस्टम का हिस्सा थे जो हमने टाइम के साथ खो दिया? आज शिगर आइडल येकटेरिनबर्ग म्यूजियम रूस में रखा है और साइंटिस्ट्स अब भी उसके कोड्स को डिकोड करने में लगे हुए हैं। 12,000 साल पुरानी एक वुडन मूर्ति जिसमें लिखा है इंसान के समझ से परे एक संदेश। शिगर आइडल एक साइलेंट विटनेस हमारे भूल गए पास्ट का। नंबर 5, न्यूबैद लिजर्ड स्टैच्यू। साउथ इराक के एक एंशिएंट टाउन ओलुबैद में 1919 में आर्कियोलॉजिस्ट्स एक्सकेवेशन कर रहे थे। वहाँ उन्हें मिला कुछ छोटे पुराने टेराकोटा स्टैच्यूज, लेकिन इन स्टैच्यूज में कुछ अजीब था। ये फिगर्स इंसान के जैसे थे, लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल रिप्टाइल जैसे, लिजर्ड की तरह लंबे हेड्स, बड़े आंखें और स्केली स्किन जैसी टेक्सचर। और सबसे शॉकिंग बात, इनमें से कुछ फीमेल फिगर्स प्रेगनेंसी के बोझ में थे, यानी लिजर्ड ह्यूमन हाइब्रिड मदर्स। उबैद कल्चर लगभग 5,000 बीसी में एग्जिस्ट करता था। सुमेरियंस के आने से पहले ये लोग फार्मिंग करते थे, पॉटरी बनाते थे और टेम्पल्स भी थे उनके पास। लेकिन किसी को ये नहीं समझ आया कि खुअर को उन्होंने अपने देवताओं को इंसान नहीं रिप्टाइल क्यों दिखाया। एक स्टैच्यू में एक लिजर्ड फेस्ड फिगर ने स्टाफ पकड़ा हुआ था, जैसे कोई लीडर या प्रिस्ट हो। दूसरे में एक फीमेल रेप्टिलियन बेबी को गोद में लिए हुए थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जब ये स्टैच्यूज देखी तो उन्होंने कहा कि ये शायद सिंबॉलिक फिगर्स हैं, एक इमेजिनेशन या मिथ का पार्ट। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है, ये
ही स्टैच्यूज मिले। यानी ये कोई एक आर्टिस्ट का इमेजिनेशन नहीं था, बल्कि एक शेयर्ड बिलीफ सिस्टम था। वर्ल्ड के हर कल्चर में स्नेक्स और रिप्टाइल्स डिवाइन माने गए हैं। इजिप्ट में थॉथ और सोबेक जैसे गॉड्स, इंडिया में नागास, मेसोअमेरिका में क्वेट्ज़लकोएट्ल, फेदर्ड सर्पेंट गॉड। सब जगह रिप्टाइल्स को विजडम और रिबर्थ के सिंबल के रूप में देखा गया है। तो क्या लोगों ने भी स्नेक्स को गॉड का मैसेंजर माना था, या उन्होंने कुछ और रियल देखा था? आलूबैग साइट में एक टेंपल कॉम्प्लेक्स मिला जहां इन स्टैच्यूज के फ्रैगमेंट्स मिलते हैं। कुछ आइडल्स के हाथ में स्टार्स और ब्रेसलेट्स भी हैं। मतलब ये कोई ऑर्डिनरी फिगर नहीं, बल्कि लीडर्स या डिवाइन बीइंग्स थे। लिजर्ड फेस आइडल्स के साथ कुछ वर्शिप आर्टिफैक्ट्स भी मिले, जो दिखाते हैं कि लोग इन्हें रिपेयर करते हैं, जैसे हम मॉडर्न टाइम्स में देवताओं की मूर्तियों को करते हैं। अगर 60-50 साल पहले के लोग रिप्टाइल लाइक क्रिएचर्स को वर्शिप कर रहे थे, तो क्या ये सिर्फ मिथ था, या कुछ ऐसा एविडेंस जिसे हिस्ट्री छुपाना चाहती है? नंबर 6, दी फुएंटे मैग्ना बाउ। 1950 के आसपास बोलिविया के एक फार्मर ने टिटिकाका लेक के पास एक पुरानी बाउ पाई, एक स्टोन बाउ, जिसे बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिया दी फुएंटे मैग्ना बाउ। पहली नजर में ये एक नॉर्मल एंशिएंट आर्टिफैक्ट लगती थी, लेकिन जब रिसर्चर्स ने उसके अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट देखा तो सबका होश उड़ गया, क्योंकि उस बाउल के अंदर लिखा हुआ था क्यूनिफॉर्म और प्रोटो सुमेरियन स्क्रिप्ट में। क्यूनिफॉर्म लिखाई तो सिर्फ मेसोपोटामिया, इराक में थी, जो साउथ अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर है। तो फिर बोलिविया के लोग सुमेरियन लखाई कैसे जानते थे? सुमेरियन सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी लखाई और एडवांस्ड कल्चर मानी जाती है, जबकि बोलिविया के पास उस टाइम क्या हुआ जो लेक टिटिकाका के पास थी। एक सिविलाइजेशन मिडिल ईस्ट में और दूसरी साउथ अमेरिका में, और दोनों के सिंबल्स एक जैसे। क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है? आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि उनके हिसाब से ये दोनों कल्चर्स कभी मिले ही नहीं। बाउल के अंदर दो अलग स्क्रिप्ट थी, एक प्रोटो सुमेरियन राइटिंग और दूसरी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, जो साउथ अमेरिका के लोकल कल्चर से मिलती जुलती है। मतलब ये बाउल एक रिलीजियस आर्टिफैक्ट है, और अगर लखाई जेन्युइन है तो इसका मतलब है कि सुमेरियंस और साउथ अमेरिकन के बीच डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन था। अगर फुएंटे मैग्ना बाउल सच में पुरानी है, तो इसका मतलब है कि सुमेरियंस ने या तो साउथ अमेरिका तक ट्रैवल किया था, या फिर दोनों सिविलाइजेशंस के बीच कोई और ब्रिज था। शायद एक लॉस्ट ग्लोबल सिविलाइजेशन जो सबको नॉलेज देकर गई। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं ये बाउल एक प्रूफ है कि पुरानी सभ्यताओं के पास सी ट्रैवल और एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज था। शायद उन्होंने ओशन क्रॉस करके ये दूसरे से ज्ञान शेयर किया। बोलिविया के टिटिकाका के पास वो स्टोन बाउल आज भी छुपा है। शायद उस पर लिखे लफ्ज हमारे एंसेस्टर्स का संदेश है, जिसे हम अभी तक समझने के लिए तैयार नहीं। नंबर 7, द सक्कारा बर्ड। साल था 1858। इजिप्ट के सक्कारा नेक्रोपोलिस के अंदर एक आर्कियोलॉजिस्ट ने एक छोटी सी वुडन फिगर ढूंढ निकाली, बस 14 सेंटीमीटर की, हल्के वुड से बनी, एक चिड़िया जैसी लगती थी, लेकिन ध्यान से देखो तो कुछ अलग था। उसके पास टेल रडर था, लेकिन लेग्स या क्लॉज नहीं थे, और सबसे शॉकिंग, उसके विंग्स बिल्कुल एरोडायनामिक कर्व में बने थे, बिल्कुल ऐसा जैसे मॉडर्न एयरप्लेन के विंग्स होते हैं। शुरू में आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा ये बस एक टॉय या कोई रिलीजियस सिंबल होगा। इजिप्शियंस बर्ड को सोल और फ्रीडम के सिंबल के रूप में मानते थे, लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने उस शेप को क्लोजली स्टडी किया तो उन्होंने कहा ये एक एरोडायनामिक डिजाइन है, और ऐसे शेप्स तब तक सिर्फ 19वीं सेंचुरी के एरोनॉटिक्स में जाने जाते थे। कुछ हिस्टोरियंस ने इस थ्योरी को प्रपोज किया कि ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली एक मिनी मॉडल ऑफ एक ग्लाइडर था। इजिप्ट के लोग शायद एयर करंट्स और एरोडायनामिक्स का बेसिक ज्ञान रखते थे। 1970 के दशक में एक इजिप्शियन डॉक्टर खलील मिस्र ने सक्कारा बर्ड का रिप्लिका बनाया, लेकिन उसने टेल रडर ऐड किया, और जब उसने विंड टनल में टेस्ट किया तो वो ऑब्जेक्ट स्टेबलाइज्ड फ्लाइट में था, हल्का सा ग्लाइड किया जैसे कोई ग्लाइडर कर रहा है। सक्कारा बर्ड, जिसका एज एस्टिमेट है 200 BCE के आसपास, वो उस वक्त के लिए एक इम्पॉसिबल क्रिएशन थी। उस समय इजिप्ट में ऐसे साइंटिफिक डिजाइन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं इजिप्ट के पास एडवांस्ड मैकेनिकल और एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज था। उन्होंने पिरामिड्स परफेक्ट अलाइनमेंट में बनाए,
तो एरोडायनामिक्स समझना कोई बड़ी बात नहीं थी। आज भी सकारा बर्ड कैरो म्यूजियम में रखा है, लेकिन उसके पास लिखा लेबल सिर्फ इतना कहता है, वुडन बर्ड, अननोन पर्पस। एक 2200 साल पुरानी छोटी सी वुडन बर्ड जो हवा में उड़ने के लिए परफेक्टली डिजाइन है। अगर ये बस एक डॉट है, तो उस जमाने के लोग किस लेवल के क्राफ्ट्समैन थे? और अगर ये एक मॉडल है किसी रियल मशीन का, तो क्या एंशिएंट इजिप्शियंस ने स्काई ट्रैवल का राज जान लिया था? नंबर 8, द सैक्साहुआमान वॉल्स। पेरू के एक पुराने शहर कुस्को के पास मौजूद है एक ऐसी दीवार सैक्साहुआमान जिसे देखकर लगता है जैसे किसी ने पत्थरों को मिट्टी की तरह मोड़ दिया। ये पुरानी इंका सिविलाइजेशन की क्रिएशन मानी जाती है, लेकिन इसके पीछे जो सवाल है वो आज तक अनसॉल्व है। इन लोगों ने इतने मैसिव स्टोन्स, जिनमें से कुछ 300 टन से भी ज्यादा थे, उन्हें बिना मॉडर्न टूल्स के कैसे उठाया और परफेक्ट फिट कैसे किया? यहाँ के स्टोन्स इतने एक्यूरेटली फिट किए गए हैं कि उनके बीच एक पेपर तक नहीं घुस सकता, ना कोई सीमेंट, ना मॉर्टर। फिर भी ये वॉल्स सदियों से अर्थक्वेक्स को झेल चुकी है बिना हिलाए। साइंटिस्ट के लिए ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये कुछ और ही कहानी कहती है। कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स कहते हैं कि ये दीवार ह्यूमन सिविलाइजेशन के शुरू होने से पहले की है और इसे बनाने में किसी एडवांस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का हाथ था। इन पत्थरों के शेप्स इररेगुलर हैं, जैसे जैसे किसी ने उन्हें मोल्टन स्टोन की तरह डालकर जमा दिया हो। और जब रात के अंधेरे में इन दीवारों के बीच हवा गुजरती है, तो एक अजीब सी वाइब्रेशन, एक एंशिएंट रिदम सुनाई देती है, जैसे ये दीवार खुद अपना राज हमेशा जिंदा रखना चाहती हो। सैक्साहुआमान एक ऐसा स्थान जहां पत्थर बोलते नहीं, लेकिन महसूस करते हैं, और उनका हर कर्व एक अनसॉल्व्ड कहानी बन जाता है। क्या ये सच में इंसानों ने बनाई थी, या फिर किसी और ने उनके हाथों से बनवाई? नंबर 9, द फेस्टोस। क्रीट के आइलैंड पर एक पुराने मिनोन पैलेस के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिला एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो पूरी आर्कियोलॉजी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बॉम्ब बन गया। ये था द फेस्टोस डिस्क। मिट्टी का बना ये डिस्क लगभग 3700 साल पुराना माना जाता है, और दोनों साइड्स पर लिखा हुआ है कुछ ऐसे सिंबल्स जो किसी भी नोन लैंग्वेज से मैच नहीं करते। इन सिंबल्स को किसी ने लिखा नहीं, ट्रेस किया गया है, जैसे किसी एंशिएंट टाइपराइटर का यूज हुआ। मतलब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का एक फॉर्म हजारों साल पहले। डिस्क पर कुल 241 सिंबल्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक प्रेयर है, कुछ कहते हैं एक कैलेंडर, और कुछ कहते हैं एक एलियन कोड। कुछ तो इसे एक लॉस्ट सिविलाइजेशन अटलांटिस वाली का सिंबल भी मानते हैं। लेकिन असली बात ये है कि इस लैंग्वेज को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, न कोई डिकोड कर सका, न कोई ट्रांसलेशन मिल पाई। हर बार जब कोई एक्सपर्ट ये क्लेम करता है कि उसने इसका अर्थ समझ लिया है, कुछ दिन बाद वो थ्योरी खुद ही गिर जाती है। जैसे डिस्क अपना सीक्रेट किसी को बताना ही नहीं चाहता। एक छोटा सा डिस्क, मिट्टी का बना हुआ, लेकिन उसके अंदर छुपा है एक मैसेज फ्रॉम द पास्ट, जो हजारों साल बाद भी हमें समझ नहीं आता। जैसे ये कह रहा हो कि चाहे कितने भी आगे बढ़ जाओ, हमारे कुछ राज कभी नहीं समझ पाएंगे। द फेस्टोस डिस्क एक सर्कुलर पजल जिसमें घुमा दो तो दुनिया का सबसे पुराना एनक्रिप्टेड कोड घूम जाता है। क्या ये किसी एंशिएंट साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट था, या किसी एलियन सिविलाइजेशन का फॉरगॉटन लैंग्वेज? ये राज आज भी क्रीट की जमीन के अंदर छुपी कहानियों में गुप्त है, और शायद हमेशा रहेगा। नंबर 10, गोबेकली टेपे, तुर्की। कहानी शुरू होती है तुर्की के शानलियूफा रीजन के एक रेगिस्तानी पहाड़ी से, जहां 1990 के दौरान एक ऑर्डिनरी एक्सकैवेशन चल रही थी। आर्कियोलॉजिस्ट को लगा यहाँ कुछ छोटी-मोटी पुरानी चीजें मिलेंगी, लेकिन उन्होंने जिसे ढूंढ निकाला उसने पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को हिला कर रख दिया। उस जगह का नाम था गोबेकली टेपे, और जब इसका एज टेस्ट हुआ तो सब हैरान रह गए। ये जगह 12,000 साल पुरानी थी, मतलब स्टोनहेंज से 6,000 साल पहले, और पिरामिड से भी ज्यादा पुरानी। यहाँ मिले मैसिव स्टोन पिलर्स जिन पर जानवरों के कार्विंग्स बने हुए हैं, लायंस, स्नेक्स, वल्चर्स और अननोन क्रिएचर्स। हर पिलर का वेट 10 से 20 टन के बीच है, और सबको एक सर्कुलर टेंपल स्ट्रक्चर के रूप में सजाया गया था। सबसे हैरानी की बात, उस समय लोग हंटिंग और गैदरिंग फेज में थे। उनके पास न मेटल था न वूल, फिर भी उन्होंने इतनी मैसिव और डिटेल्ड
स्टोन आर्किटेक्चर कैसे बना ली? साइंटिस्ट्स कहते हैं ये वर्ल्ड्स फर्स्ट टेंपल था, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गोबेकली टेपे सिर्फ एक टेंपल नहीं बल्कि एक हिस्ट्री कोड है जो एंशिएंट ह्यूमंस और स्काई गॉड्स के बीच के कनेक्शन को बताता है। और जब एक्सकैवेशन आगे बढ़ी, एक और शॉकिंग बात सामने आई। ये पूरा साइट जानबूझकर जमीन के नीचे दफन किया गया था। किसने किया? क्यों किया? क्या उन लोगों को कोई ऐसी चीज मालूम थी जिससे दुनिया को बचाना था, या ये उनके देवताओं के डिपार्चर का साइन था? आज भी गोबेकली टेपे खुला है, लेकिन हर स्टोन, हर कार्विंग, हर सर्कुलर टेम्पल एक साइलेंट मैसेज देता है। ह्यूमन सिविलाइजेशन इतनी सिंपल नहीं थी जितना हम सोच लेते हैं। हो सकता है गोबेकली